तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया में। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है 5 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास होती है एग्जाम इंडिया इसके इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जो जीके का महाअभ्यास करने वाले हैं, इसका जो नंबर है वो होगा 39, यानी कि भाई इसके पहले 38 क्लासेस यानी 38 वीडियोज जीके के आपको करवाए जा चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट में पूरा जिक्र कर दिया गया है भाई। तो जीके का महाअभ्यास नाम से एक प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं वो सभी वीडियो को देख सकते हो। जिनके भी आने वाले परीक्षा आने वाले समय में जितने भी एग्जाम हैं, अपकमिंग एग्जाम्स जितने हैं, आपको मैं बता दूं कि अब बहुत ढेर सारे एग्जाम होंगे, क्योंकि भाई देखो यूपी में अगले साल इलेक्शन है, ठीक है। अगले साल यूपी में नहीं मतलब पूरे भारत में चुनाव है भाई। लोकसभा का चुनाव है 2024 में और यूपी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लोकसभा चुनाव में। तो उस मद्देनजर देखते हुए यूपी में बहुत सारे वैकेंसीज आपके सामने आएंगे। तो भाई एक अपनी भर्ती जो है वो सुनिश्चित कर लीजिए। तो चाहे कौन सी वैकेंसी प्रस्तावित है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी प्रस्तावित है, यूपीएसआई की भी वैकेंसी आएगी। इसके अलावा आपको बता दूं वीडियो की वैकेंसी प्रस्तावित है, सुपर टेट की वैकेंसी प्रस्तावित है। यूपी के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बाकी एसएससी वगैरह का तो चल रहा है, वो चल ही रहा है भाई, ठीक है। तो भाई तैयार हो जाइए, और अभी से नहीं तैयारी करोगे, एग्जाम नोटिफिकेशन आने के बाद अगर तैयारी करोगे तो आप बहुत बच्चों से अपने आप पीछे हो, बहुत सारे कॉम्पिटिटर से आप अपने आप पीछे हो, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना है, अपने आप को मजबूती से खड़ा करने के लिए अभी से तैयारी करिए। और देखिए एग्जाम इंडिया आपके लिए जो डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम लोग, डेली प्रैक्टिस क्लास आपको जो दी जा रही है, ये 5 बजे से मेरी क्लास होती है जीके जीएस की, 6 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है, 7 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है और 8 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। सभी क्लास को जरूर देखिए, 5 से 9 बजे तक का समय जरूर दीजिए। इसके अलावा होली के बाद मैंने बोला है, फिर से बोलता हूं कि होली के बाद आपको जीके जीएस की कॉन्सेप्ट की क्लास देखने को मिलेगी, थियरी वाली क्लास। ये क्लास है एक्सप्लेनेशन वाली क्लास, और थियरी वाली जो क्लास है वो हम लोग होली के बाद करेंगे और बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे यार, बहुत बेसिक भी और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। और ऐसे पढ़ेंगे कि जो आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, आपको रफली ऊपरी जो पढ़ाया जाता है ना, आपको एक एक कॉन्सेप्ट से पढ़ाया जाएगा। प्रश्न कहीं से बाहर से नहीं होगा, सब यहीं से आएगा पेपर में, ठीक है। तो चलिए अपनी तैयारी को और धार बनाइए। और आप सभी का स्वागत है, नमस्कार, जय हिंद भाई। और जल्दी से एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने सभी ग्रुप में, अपने सभी नोन को, डियर वन जितने भी लोग तैयारी करते हैं वहां तक इस वीडियो को पहुंचा के आना आपका काम है। और आपको बता दूं आज के जो क्वेश्चंस हैं भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत हाई लेवल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक अच्छे लेवल का क्वेश्चंस है भाई। आज के एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, हो सकता हो क्वेश्चन आपके सर के ऊपर से चले जाए, लेकिन क्वेश्चन में बने रहिएगा, क्योंकि सेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब नए पैटर्न पर आधारित है भाई, न्यू पैटर्न पर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का पहला सवाल, प्रश्न आपसे गलत हो या सही हो इसको मत देखिएगा, बस क्वेश्चन को सीख करके जाइएगा आज, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन का सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे भाई, ठीक है। प्रश्न बहुत अच्छा है। चलो प्रश्न क्या है भाई, तो प्रश्न क्या है भाई, तो एग्रीइंग टू द फिस्कल ऑटोनॉमी ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन इंडियन फिस्कल कमीशन इन द प्री इंडिपेंडेंस इरा। प्री इंडिपेंडेंस इरा की बात कर रहा है भाई, ठीक है, स्वतंत्रता से पहले की बात कर रहा है। क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लीजिए, क्वेश्चन यहां से लिखा है हिंदी में, भारत को, ठीक है, भारत को राजकोषीय स्वायत्तता से सहमत निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता पूर्व युग में एक भारतीय राजकोषीय आयोग की स्थापना की है भाई, ठीक है। फिस्कल कमीशन की स्थापना की है भाई, इंडियन फिस्कल कमीशन, इंग्लिश में इंडियन फिस्कल कमीशन, हिंदी में भारतीय राजकोषीय आयोग की स्थापना कब हुई थी, याद रखना, अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी, भारतीय राजकोषीय आयोग ने कब, 1919 में भाई। ए ऑप्शन करेक्ट है। मैं आपको बता दूं आज के सारे क्वेश्चन नए पैटर्न पर हैं, है ना, बड़ा बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है आपके लिए, और सारे प्रश्न बिल्कुल नए पैटर्न पर हैं। मतलब कोई भी पुराना क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत रेयर देखने को मिलेगा। आज की पूरी क्लास एक बार करके देखना, नए प्रश्न आपको देखना ऐसे मिलेंगे, आपको लगेगा कि भाई कहां से आए हैं सारे प्रश्न, ठीक है। तो चलिए 1919 में इस आयोग की स्थापना, भारतीय राजकोषीय आयोग, ठीक है, भारतीय राजकोषीय आयोग की स्थापना जो है वो की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। क्लियर है, बिल्कुल पहला प्रश्न बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए भाई, इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल नया प्रश्न
प्रश्न, लेटेस्ट क्वेश्चन आपने कहीं देखा नहीं होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने वाद विवाद के लिए अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी भाई? किसको? याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। ऑप्शन है गोसा, अपाला, मेल्त्री, गार्गी। 4 ऑप्शन है आपके सामने। किसने वाद विवाद के लिए याज्ञवल्क्य जैसे महान विद्वान को चुनौती देती थी भाई? ठीक है, देखो पहले क्या होता था ना, लोग विद्वानों को चुनौती देते थे, वाद विवाद डिबेट होते थे पहले, ठीक है, आपस में शास्त्रास्त्र का डिबेट होता था। किसको ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान है, किसको ज्यादा नॉलेज है शास्त्रों का, ठीक है, तो 2 लोगों में डिबेट होता था, तो लोग एक दूसरे को चुनौती देते थे पहले, ठीक है। तो याज्ञवल्क्य भी बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, इनको चुनौती दिया किसने शास्त्रार्थ के लिए? गार्गी ने भाई, ठीक है, गार्गी ने चुनौती दिया भाई। सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा प्रश्न को, बस भूलना नहीं है जो मैं ये प्रश्न करवा रहा हूं, क्योंकि सारे बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर हैं। ये जो क्वेश्चन आज के हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है, मतलब कि ऐसे प्रश्न जो आपने अभी देखे नहीं है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 भाई, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं, बस 20 क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन में आज ऐसा 20 क्वेश्चन होने वाला है कि आपको लगेगा दिमाग की बत्ती जल गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मगध के उदय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक जिम्मेदार था? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध? ठीक है, यानी मगध के उदय के लिए, मगध साम्राज्य जो है, मगध साम्राज्य पढ़ोगे प्राचीन इतिहास में, तो मगध के साम्राज्य के उदय के लिए कौन सा शासक जिम्मेदार है? तो आपको बता दूं कि जो मगध एम्पायर शुरू हुआ था, ठीक है, तो मगध में सबसे पहला जो वंश शुरू हुआ था वो था हर्यक वंश, ठीक है। मगध वंश में सबसे पहला वंश अगर आप पढ़ोगे तो वो होगा हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी। और हर्यक वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो हर्यक वंश का संस्थापक कहा जाता है बिंबिसार को, ठीक है, हर्यक वंश का फाउंडर बोला जाता है बिंबिसार को भाई। और बिंबिसार को ही माना जाता है कि इसने हर्यक वंश की स्थापना की और मगध के उत्थान में इसका बहुत बड़ा रोल माना जाता है, मगध साम्राज्य को बढ़ाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल माना जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। देखो ये भी एक नया, सॉरी कहां गया, बिंबिसार है, बिंबिसार, ठीक है, ये है बिंबिसार भाई, याद रखेंगे। किस वंश का था? हर्यक वंश का था भाई। किस वंश का? हर्यक वंश का, ठीक है। अजातशत्रु भी हर्यक वंश का था, याद रखना। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कौन से शासक किस वंश के हैं, कभी कभी 4 ऑप्शन दे देगा पेपर में और पूछेगा बताइए किस वंश से संबंधित थे, तो आपके वंश का नाम भी याद रखना है। तो ये जो अजातशत्रु है ये बिंबिसार का बेटा था, ठीक है। अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का बेटा था भाई, हर्यक वंश का। बिंदुसार कौन था भाई? ये मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। बिंदुसार कौन था? ये मौर्य वंश का शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, अशोका का पापा था ये, ठीक है। अशोका का पापा, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, याद रखेंगे, ठीक है। वासुदेव कौन थे भाई? तो ये कण्व वंश के शासक थे। वासुदेव कौन थे? ये कण्व वंश के शासक थे। एक वंश था कण्व वंश नाम का, उसी के फाउंडर थे ये वसुदेव नाम के, याद रखिएगा। प्रश्न क्या पूछा है कि मगध के उदय के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वो होंगे बिंबिसार, ठीक है, वो होंगे बिंबिसार। बड़ा प्यारा सवाल है भाई, नोट कर लेना सब लोग, ठीक है, बड़ा प्यारा सवाल है, नोट कर लेना, अच्छा सवाल है भाई। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सारे प्रश्न आज नए हैं, सारे प्रश्न नए भी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। चलिए प्रश्न क्या है देखते हैं। इन विच कंट्री इज करबला द होली सिटी ऑफ शिया मुस्लिम लोकेटेड? मतलब शिया मुस्लिम का पवित्र, शिया मुस्लिम जो होते हैं उनका पवित्र शहर करबला किस देश में स्थित है भाई? करबला किस देश में स्थित है? आप सभी ने नाम सुना होगा। देखो मुस्लिमों में भी 2 होते हैं, एक होते हैं शिया और एक होते हैं सुन्नी, ठीक है। तो शिया मुस्लिम जो है उनका जो पवित्र स्थान करबला बोला जाता है वो किस देश में स्थित है? ईरान में है कि इराक में है कि जॉर्डन में है या फिर सीरिया में भाई, ठीक है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, ईरान, इराक, जॉर्डन या सीरिया भाई, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई, आप लोग को पता होना चाहिए भाई। कहां पर है करबला? इराक में है भाई। कहां पे है करबला? इराक में है भाई। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद, बगदाद, ठीक है, यहीं पर है करबला, ठीक है। करबला किसका पवित्र स्थान है? शिया मुस्लिमों का पवित्र स्थान है ये, ठीक है, ध्यान से याद रखना है सबको। चलो अगला सवाल भाई, मैंने बोला ना आज सारे प्रश्न बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल। तो आज जो बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे सारे प्रश्न को वो भाई अटेंटिव स्टूडेंट, मतलब कि अच्छे छात्रों में उनकी गिनती होगी, तो इसलिए सारे प्रश्न देख लेना सब लोग। चलो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में यहूदियों की सबसे पहली बस्तियां पाई जाती हैं भाई?
यहूदियों की सबसे पहली बस्तियां पाई जाती हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ जेव्स? जेव्स मतलब होते हैं यहूदी। यहूदी सबसे पहली बस्ती यहूदियों की कहां पाई गई? भारत के किस राज्य में? याद रखना ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई इस प्रश्न में। तो सबसे पहले कहां पाई गई भाई? बिल्कुल आपका सही उत्तर आना चाहिए केरल में। कहां पर? केरल में पाई गई है भाई यहूदियों की सबसे पहली बस्ती केरल में। ठीक है, केरल में। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। कई बार बताया है, फिर से बता रहा हूं, पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के क्या है? राज्यपाल साहब हैं। ठीक है, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है, या त्रिवेंद्रम भी बोलते हैं, त्रिवेंद्रम लिख देते हैं भाई, तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम एक ही बात है। ठीक है, याद रखना है। केरल में लोकसभा सीट कितनी है भाई? लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट कितनी है? 2, राज्यसभा सीट है 9। ठीक है, तो कम से कम ये सब जानकारी तो याद रखना ही। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, इतना तो आप लोग याद रख ही लेना भाई। तो केरल में ही पाई गई थी सबसे पहली यहूदियों की क्या बस्ती। क्लियर है? सवाल बहुत अच्छे से। अगला प्रश्न भाई, क्वेश्चन नंबर 6। 20 क्वेश्चन है, लेकिन 20 क्वेश्चन ऐसे हैं कि भाई दिमाग की बत्ती जलेगी आप सबकी। चलो प्रश्न अगला है भाई, देखो ये देखो क्या प्यारा सवाल। ठीक है, प्रश्न देखो कितना बेहतरीन है भाई। ठीक है, और देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। बहुत लोगों के कमेंट आते थे ना, सर बच्चे वाले सवाल करा रहे हो, बड़े आसान सवाल करा रहे हो। अब सवाल का उत्तर देके दिखाओ जरा। ठीक है, कि कैसे प्रश्न आते हैं। चलो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सभी पैथियोथितिक, मेसोथितिक और नियोथितिक साइटों का अनुक्रम पाया जाता है भाई? इंग्लिश में पढ़ता हूं, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑल द पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड इन सीक्वेंस। ठीक है, आप जब पढ़ोगे सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह, इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह जब पढ़ोगे तो उसमें आपको ये सारे एज बताए जाएंगे, सारे क्राइटेरिया जो पेलोलिथिक है, मेजोलिथिक है, नियोलिथिक है, ये सारे जो साइट्स हैं वो किस अनुक्रम में पाए गए हैं। तो आपको बता के मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। ये पाए जाते हैं सारे बेलन घाटी में। ठीक है, बेलन घाटी में भाई पाए गए हैं। याद रखना, बड़ा बेहतरीन है ये क्वेश्चन। ठीक है, बेलन घाटी में ये सभी स्थितियां पाई गई हैं। क्लियर? बेलन घाटी याद रखेंगे, पेपर में आ चुका है ये भी प्रश्न। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी भाई? देखो ये भी नया सवाल ही है क्वेश्चन पुराना, लेकिन क्वेश्चन आप देखने को बहुत कम मिलता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग क्योंकि कहते हैं ना पुराना फैशन ट्रेंडिंग में है, पुरानी गाड़ियां अब ट्रेंडिंग में है, तो अब पुराने क्वेश्चन अब ट्रेंडिंग में है। ध्यान रखना, ये बिल्कुल चलता है, एक सीक्वेंस होता है हर चीज का। ठीक है, तो पुराने क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से मैं प्रैक्टिस करवाता चलूंगा। तो किस वर्ष पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या हुई थी? तो देखिए, राजीव गांधी तमिलनाडु में एक चुनावी रैली को संबोधित करने गए थे। ठीक है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी उस समय ये प्रधानमंत्री पद पर नहीं थे। जब इनकी मृत्यु हुई तो ये प्रधानमंत्री नहीं थे। ठीक है, और ये तमिलनाडु में गए थे एक चुनावी रैली को संबोधित करने। ठीक है, चुनावी रैली को तमिलनाडु में गए थे संबोधित करने, और 1991 का वर्ष था भाई, 91 का ईयर था, और 1991 में ही मानव बम का प्रयोग हुआ था। ठीक है, मानव बम का प्रयोग हुआ था, मानव बम। ठीक है, और मानव बम के प्रयोग हुआ और वहां पे ब्लास्ट हो गया। ठीक है, ब्लास्ट हो गया और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की यहां पर डेथ हो जाती है। ठीक है, तो बड़ा ही एक मार्मिक दृश्य था वो, उसके जिक्र करना भी एक तरह से दिल दहल जाता है भाई। तो कब इनकी हत्या हुई थी भाई? हत्या कर दी गई थी कब? 1991 में भाई। ठीक है, 1991 में। और ये भारत के पीएम कब बने थे? राजीव गांधी जी जो हैं ये भारत के पीएम बने थे 1984 से लेकर के 89 तक। ठीक है, 1984 से लेकर 1989 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ये भी जानते रहिएगा आप लोग। ठीक है, कि कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे थे और हत्या कब हुई थी भाई? 1991 में मानव बम का प्रयोग। कहां पर हत्या हुई थी? तो तमिलनाडु में चुनावी रैली को संबोधित करने गए हुए थे। क्लियर है? उम्मीद करता हूं फैक्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए भाई, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई, ये भी नया सवाल आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी ये नया क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेट सिग्निफाइड अटैक ऑन पर्ल हार्बर, अटैक ऑन पर्ल हार्बर बाय जापान? ठीक है, निम्न में से किस तिथि को जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला किया गया था? ऑप्शन है 7 जनवरी 1941, 20 दिसंबर 1941, 7 मार्च 1941 या 7 दिसंबर 1941। बढ़िया सवाल है भाई। ठीक है, अभी तक तो बड़े आसान सवालों से पाला पड़ा है ना। अब देखते हैं कितने विद्वान बैठे हैं यहां। चलिए अब जरा हम देखें कितने विद्वान हैं हमारे पास, बताइए।
बताइए भाई। ठीक है, तो अभी तक तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी कब अटैक हुआ। ठीक है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर कब हमला किया। अब तक तो ये प्रश्न आपके सामने आए हैं, लेकिन अब ये याद रखना है कि जापान ने कब पर्ल हार्बर पर हमला किया था। तो आपको बता दूं 7 दिसंबर 1941 को। नोट कर लेना कहीं, क्योंकि पेपर में छपेगा। ठीक है, पेपर में जरूर कहीं ना कहीं छपेगा ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। अब तक तो हिरोशिमा और नागासाकी पढ़ते आए हो। ठीक है, ये तो रफली सवाल हो गया कि हिरोशिमा पर अटैक कब हुआ। तो हिरोशिमा पर अटैक 6 अगस्त 1945 को हुआ था। ठीक है, और नागासाकी पर अटैक कब हुआ। तो नागासाकी पर अटैक हुआ था 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, 9 अगस्त 1945 को। तो ये तो प्रश्न पता ही है, ये तो प्रश्न आपको पता ही है। अब ये प्रश्न भी याद रखना है कि जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला कब किया गया, 1941 में, और डेट है 7 दिसंबर का। नोट कर लेना सब। ठीक है, पेपर में छपेगा और फिर कहना सर ने तो बताया था भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, कोई बताएगा नहीं ऐसा प्रश्न, ध्यान रखना। बड़ा सिलेक्टेड क्वेश्चन है आज का। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी कि चीन की महान दीवार का निर्माण किसके द्वारा हुआ। कहते हैं ना चीन की महान दीवार। भाई चीन की दीवार इतनी लंबी है कि कहा जाता है, कितनी ऊंची है, कहा जाता है कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। चीन की जो दीवार है कहा जाता है कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। तो भाई इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ ये भी बता दीजिए हमको। ठीक है, ऑप्शन है ली ताइपू, ठीक है, शी हुआंग ती, लाओ जे, कन्फ्यूशियस। ठीक है, देखो चाइनीज नाम है तो नाम तो बड़े अजीब होंगे ही, लेकिन आपको बताना है कि चीन का दीवार जो है वो किसके द्वारा निर्माण किया गया था। बड़ा बढ़िया सवाल है और याद रखना है भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, शी हुआंग ती, शी हुआंग ती। ठीक है, ये इन्होंने ही चीन की दीवार का निर्माण किया है। ठीक है, चीन की दीवार, ठीक है, अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है ऐसा कहा जाता है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलो भाई अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है स्क्रीन पे, बताइएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसने, अब देखो प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता की स्थापना की। भाई कलकत्ता की स्थापना की थी। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड कैलकाटा। ठीक है, चलो भाई कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की, बताओ जरा जल्दी से मुझे। तो कलकत्ता की स्थापना की थी जॉब चारनाक ने। ठीक है, याद रखेंगे, जॉब चारनाक के द्वारा जो है वो कलकत्ता की स्थापना की गई थी। ये तो आपने पढ़ा होगा, ये मैं नहीं कहूंगा कि नया सवाल है, ये कई बार आपके सामने आ चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, इसमें कुछ बताने लायक तो नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, कलकत्ता जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। अब बताओ, ये भी बड़ा बेहतरीन सवाल है भाई, ये बहुत प्यारे सवाल होते हैं ऐसे, और ऐसे कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए। ठीक है, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए। ऑप्शन दिया है, देखो भाई, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को बताइएगा, और बता तो दोगे ही, इतना भी टफ नहीं है। ठीक है, देखो आप सभी जानते हो यूरोपीय लोग जो व्यापार करने के लिए भारत आए थे, और आप सबको इतना तो पता ही है कि भारत जो आए थे सबसे पहले समुद्र रास्ते से, जिन्होंने भारत की खोज की थी वो थे वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कौन थे, पुर्तगाली थे। तो ये बात तो सबको पता है कि भारत में पहली बार व्यापार करने के लिए पुर्तगाली ही आए थे, ये बात तो सब जानते हो, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। तो पहले तो पुर्तगाली होना चाहिए। तो दो ऑप्शन में पुर्तगाली है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, बाकी दोनों में नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं होगा, यानी कि अब ए और बी में से कोई सही होगा। ठीक है, हमेशा ऑप्शन को एलिमिनेट किया करो, पहले एलिमिनेट कर लिया करो। तो देखो सी और डी तो नहीं होगा, क्योंकि पहले पुर्तगाली आए थे, तो सी और डी तो ऐसे ही हट गया। ठीक है, अब देखते हैं भाई, पुर्तगाली आए, और पुर्तगालियों के बाद डच आए भारत में व्यापार करने, और डचों के बाद फिर अंग्रेज आए भारत में। ठीक है, और अंग्रेज के बाद हालांकि डेनिश भी आए थे। ठीक है, डेनिश भी आए थे, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। लास्ट में आए थे कौन, फ्रांसीसी। तो लास्ट में तो होगा फ्रेंच, लास्ट में तो होगा तो फ्रेंच। देखो फ्रेंच यहाँ पर भी लास्ट में है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है डच, तो डच यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, याद रखेंगे सब लोग। ठीक है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी इसी क्रम में भारत में व्यापार करने के लिए ये लोग आए थे। क्लियर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे भाई, क्वेश्चन नंबर 12।
चलो भाई फटाफट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भाई, कालीकट में, कालीकट कहाँ है भाई, केरल में है, जानते रहिएगा, छोटी छोटी जानकारी है, जानते रहिएगा। ठीक है, कालीकट में 1498 में वास्को डिगामा के साथ उतरने वाला गुजराती पायलट का नाम क्या था। तो आपको बता दूं कि भारत की जो खोज मानी जाती है समुद्री रास्ते से, ठीक है, ये जो वास्को डिगामा का नाम हम लोग लेते हैं, ठीक है, वास्को डिगामा, वास्को डी गामा, ठीक है, कहां से आया था, पुर्तगाली था ये, ठीक है, पुर्तगाल से आया था। तो ये जो वास्को डिगामा है ना, इसने भारत की खोज समुद्र रास्ते से की थी, सी रूट से भारत की खोज की थी इसने, सी रूट यानी कि समुद्र रास्ते से। ठीक है, कब, 1498 में, 1498 में इसने भारत की खोज की थी समुद्री रास्ते से। ठीक है, और इसके साथ जो एक गुजराती पायलट भी आया था, ठीक है, गुजरात का भी एक बहुत उम्मीदवार कह रहा हूं, बहुत बड़ा पायलट था, ठीक है, वो भी आया था इनके साथ, नाम था अब्दुल मजीद। इनके साथ जो गुजराती पायलट था उसका नाम था भाई अब्दुल मजीद, ये भी भारत आया था इनके साथ। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अब्दुल मजीद के साथ ही वास्को डिगामा आए थे भाई। और ये कहां रुके थे, तो ये उतरे थे केरल के कालीकट के तट पर। ठीक है, केरल के कालीकट के तट पर 1498 में उतरे थे और इनका स्वागत किया था कालीकट के राजा थे जमोरिन ने। ठीक है, इनका स्वागत किसने किया, तो कालीकट के राजा जमोरिन थे, उन्होंने स्वागत किया था भाई। तो कौन, इसका तो सही उत्तर अब्दुल मजीद हो जाएगा भाई, इसका तो उत्तर हो जाएगा अब्दुल मजीद। क्लियर है, ठीक है, स्वागत कौन किया था भाई, जो कालीकट का राजा था उस टाइम पे जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। तो अच्छा सवाल है, ध्यान रखेंगे भाई। चले भाई अगले सवाल की तरफ रुक करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है भाई, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है, ये भी बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इनिशियल स्लोगन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, बताना है। लैंड ओनली, ट्रेड एंड लैंड, लैंड नॉट ट्रेड, नन ऑफ दीज। हो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और मुझे लगता है आप में से सभी विद्यार्थी आज तक ये क्वेश्चन नहीं देखे होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और मतलब मुझे लगा भाई ये सवाल कुछ नया सवाल और इसको लेना चाहिए, और इसीलिए मैंने इस सवाल को आज आपके सामने लाया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई। ठीक है, क्या उद्देश्य था इनका, आरंभिक नारा क्या था इनका। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन। तो आपको मैं बता दूं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये तो आप जानते ही हो, इसकी जो स्थापना है वो 1600 में हुई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्त, 1600 ईस्वी के दौरान हुई थी। ठीक है, और उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, इनका ही शासनकाल था एलिजाबेथ प्रथम का। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत भेजा गया था 1600 ईस्वी के दौरान। उस समय मुगल शासक कौन थे भाई, उस समय मुगल बादशाह कौन थे, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है, मुगल बादशाह। ठीक है, तो मुगल बादशाह उस टाइम पे अकबर थे। ठीक है, मुगल बादशाह थे अकबर, ये भी आप लोग जानते रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये सब। ठीक है, अकबर थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इनका उद्देश्य क्या था भाई, कि लैंड, इनका उद्देश्य क्या था कि लैंड नॉट ट्रेड। ठीक है, इनका उद्देश्य था कि लैंड नॉट ट्रेड। ठीक है, भूभाग नहीं व्यापार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंड नॉट ट्रेड, भूभाग नहीं व्यापार। क्लियर है, बहुत प्यारा सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, आज के सवाल देख लो कैसे होने वाले हैं, और ये सवाल का लेवल तो बढ़ता रहेगा भाई। ठीक है, क्योंकि भाई हमारा उद्देश्य क्या है पता है, हमारा उद्देश्य है कि आपको क्या चाहिए ये मैटर नहीं करता मेरे लिए, एग्जाम के लिए क्या चाहिए ये मैटर करता है मेरे लिए। चाहे सवाल सरल हो चाहे कठिन हो, जो परीक्षा में पूछा जाएगा वही यहाँ पर करवाया जाएगा, चाहे आपको वो कठिन लगे चाहे वो आपको आसान लगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मजबूती से, पूरे पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आपको क्लास करनी है। क्वेश्चन टफ लगे आसान लगे नहीं पता मुझे, लेकिन प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा, एग्जाम में करके आएंगे तब मजा आएगा। जब पेपर में सही करके आओगे ना तब असली मजा आएगा कि हाँ भाई पढ़े थे, उसका फायदा हुआ है। चलो 14 क्वेश्चन आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को, प्रश्न को पढ़िए, क्या प्यारा सवाल है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ कब। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ था, 1764, 1765, 1766, 1767। ऑप्शन देखो कितना
नियर अबाउट है, ठीक है। ऑप्शन देखो कितना नियर अबाउट है भाई। तो आपको बताना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ, 1765 में, याद रखना है आपको, ठीक है। 1765 में प्राप्त हुआ था, बिल्कुल गलत नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और बक्सर के युद्ध के बाद ही 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है ना, याद रखेंगे आप ये भी, ठीक है। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, याद रखेंगे। 1765 में बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको मैंने बताया कि 1600 में ये भारत आई थी, ठीक है। और इसने भारत आई और इसने पहली जो फैक्ट्री खोली थी वो 1608 में खोली थी, तब जहांगीर का शासनकाल था, ठीक है ना। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है, पांडिचेरी की स्थापना किसने की। क्या प्यारा सवाल भाई, है ना, कितना बेहतरीन सवाल कि पांडिचेरी की स्थापना किसने की। अब कई लोग सोच रहे होंगे अरे बाप, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं क्या। बिल्कुल भाई, ठीक है। अब आप तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अब वो 5 साल 10 साल पहले वाले कंपटीशन नहीं रह गया कि लुल्लू पुंजू वाला सवाल आएगा भाई। सवाल तो ऐसा आएगा कि जिसमें गलतियां ज्यादा करे लोग, क्योंकि एग्जामिनर अब क्वेश्चन ऐसे बना रहा है कि जिसमें छटनी हो लोगों की, ठीक है, यानी कि ज्यादा लोग गलत करें और छट के बाहर चले जाएं। जो मलाई है, जो मक्खन है, वही अंदर आए, ठीक है। तो आपको मलाई बनना है, मक्खन बनना है, और मलाई मक्खन बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करना है, ठीक है। चलो, पांडिचेरी की स्थापना किसने की भाई। तो पांडिचेरी की स्थापना की है फ्रांसिस मार्टिन ने। देखो भाई, समय समय पे थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है आप लोगों को, है ना, नहीं तो आप लोग डीमोटिवेट हो जाते हो। डीमोटिवेट कभी मत हो भाई। लाइफ ऐसी है ना, अरे जॉब नहीं मिलेगी तो क्या हुआ भाई, लाइफ खत्म थोड़ी ना हो जाएगी। लेकिन लाइफ से कभी परेशान मत होइए, ठीक है, परेशान मत होइए। केवल पढ़ाई ही जीवन नहीं है, लाइफ में और भी बहुत कुछ है, ठीक है। बहुत कुछ कर सकते हो आप लोग, बहुत सारी योग्यता आपके अंदर है, उसको पहचानो। मैंने क्लास में आपको बताया था कि ह्यूमन जो है पूरी लाइफ में 7 से 10% ही अपने ह्यूमन ब्रेन का इस्तेमाल करता है। एक सर्वे के अनुसार 7 से 8% का ही इस्तेमाल होता है ब्रेन का इस्तेमाल बढ़ाइए, सफल हो जाओगे सबके सब। चलो, पांडिचेरी की स्थापना किसने की भाई, फ्रांसिस मार्टिन ने की। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, चंद्रनगर 1 क्या था। चंद्रनगर भाई, चंद्रनगर 1 क्या है, ब्रिटिश कॉलोनी थी भाई, कि फ्रेंच कॉलोनी थी, कि पुर्तगाली कॉलोनी थी, कि कोई नहीं था। क्या प्यारा सवाल भाई, इतना बढ़िया क्वेश्चन है ना ये, मतलब दिल खुश हो जाएगा अगर आज ऐसे प्रश्न पढ़ लोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि आज कुछ पढ़े हो, ठीक है, आज तो कुछ पढ़े हो भाई। तो चंद्रनगर क्या है भाई, जल्दी से बताएंगे। ब्रिटिश कॉलोनी है कि फ्रेंच कॉलोनी है कि पुर्तगाली कॉलोनी थी भाई। देखते हैं इसका सबसे पहले सही उत्तर किसका आता है। चलो भाई, तो बता दूं आपको कि ये जो चंद्रनगर था एक फ्रेंच कॉलोनी, यानी कि फ्रांसीसी कॉलोनी, ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंच। कई लोग ब्रिटिश टिक करेंगे, ब्रिटिश नहीं टिक करना है, तभी तो गलत होता है भाई। क्यों आपने ब्रिटिश सोचा, आपने सोचा भाई अंग्रेजों का शासन बहुत टाइम तक रहा है भारत में, तो अंग्रेजों का ही होगा ना भाई। इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि आप ब्रिटिश टिक करके आओगे और गलत होगा, तो जो फ्रेंच टिक करके आएगा वो परीक्षा में नंबर लेकर के जाएगा, ठीक है। और आप लोग ऐसे स्टूडेंट हो कि परीक्षा में नंबर लेकर के आओगे भाई। एग्जाम इंडिया है तो हम सेलेक्ट होंगे भाई, डेफिनेटली सेलेक्ट होने वाले हैं। चलो, प्रश्न 17, क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है स्क्रीन पे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्या प्यारा सवाल है, देखो क्या कह रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया भाई, कब इसने अपना एकाधिकार जो है वो खो दिया, बताइए कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। बढ़िया प्रश्न है भाई। चलिए, तो इस प्रश्न को मैं बता देता हूं भाई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, भारत में व्यापार कब खो दिया। तो याद रखना है 1833 का, जब 1813 का अधिनियम पढ़ोगे, सुनो 1813 का अधिनियम करोगे तो 1813 के अधिनियम में क्या था कि चाय और चीनी को छोड़ के सभी अधिकार छीन लिए गए, ठीक है। 1813 में चाय और चीनी को छोड़ करके सभी अधिकार, चाय और चीन को छोड़ करके सभी अधिकार जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिए गए थे। उसके बाद 1833 का जब अधिनियम आया, 1833 के अधिनियम में पूरी तरीके से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। व्यापार का एकाधिकार जो है वो पूरी तरीके से छीन लिया गया ब्रिटिश कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1833। 1813 में तो व्यापार का अधिकार अभी बना था, ठीक है, चाय और चीन को छोड़
छोड़ के सभी एकाधिकार समाप्त किया गया था, लेकिन 1833 में सभी प्रकार के एकाधिकार जो है वो छीन लिए गए। तो 1833 हो जाएगा आपका बिल्कुल इसका सही उत्तर, ठीक है। 1833 आपका हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर और सही उत्तर, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बहुत लंबी वीडियो नहीं रखेंगे दोस्त, ठीक है। मुझे भी पता है बहुत लंबे समय तक आप बैठ नहीं पाते हो, है ना, दिक्कत होती है आपको ज्यादा पढ़ने में, इसीलिए कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। लेकिन मैंने एक बात जरूर कहा है कि होली के बाद आपकी क्लासेस का टाइम भी बढ़ाएंगे, या टाइम अगर हम 1 घंटा रखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे आज हम लोग अभी हम लोग कितने क्वेश्चन करते हैं, 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इन प्रश्नों को बढ़ाएंगे, हो सकता हो 25 कर दूं या 30 कर दूं, 1 घंटे में 30 क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है, 1 घंटे के अंदर ही। लेकिन वो होली के बाद करेंगे। अभी 20 क्वेश्चन रखते हैं ताकि आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो और कॉन्सेप्ट बनाओ अभी, ठीक है। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18 है भाई। 2 और सवाल है तो अच्छे से बने रहना सेशन में। सवाल देखिए भाई, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहां थी? वेयर वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? मद्रास में थी भाई, कि मछलीपट्टनम में थी, कि सूरत में थी, कि हुगली में थी? भाई 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहां थी भाई, ठीक है। चलो कमेंट में बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर। अच्छे प्रश्न है सारे भाई, ठीक है, सारे बहुत प्यारे सवाल हैं, ध्यान रखना आप लोग। चलो, तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली जो प्रेसिडेंसी है वो मद्रास में, ठीक है, मद्रास में थी। तो याद रखना है आपको, मद्रास में। कहाँ है ऑप्शन भाई? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। मद्रास आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मद्रास में थी इसका पहली प्रेसिडेंसी। क्लियर है? बढ़िया सवाल है, प्यारा सवाल है, गलती नहीं करिएगा ये सब में। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे हो कितना बढ़िया बढ़िया सवाल है, और अभी तो मैंने सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री को टच करा है, बस थोड़ा सा मैंने छुआ है मॉडर्न हिस्ट्री को, और ये छूने के बाद ऐसे से प्रश्न आए हैं, ठीक है। आप देखो जब डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन करवाऊंगा, टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन करवाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है, बिल्कुल टॉपिक वाइज भी करवाऊंगा, परेशान मत हो। जितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो तो आप कर ही लोगे यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, उतना तो मैं करवा ही रहा हूं, लेकिन टॉपिक वाइज भी करवाऊंगा बिल्कुल नए प्रश्नों के साथ। चलो, अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहां से किया था? अल्बुकर्क ने, याद रखना है कौन था ये? पुर्तगाली गवर्नर था भारत में, ठीक है। भारत में पुर्तगालियों की तरफ से गवर्नर था ये, ठीक है, और उसने गोवा पर कब्जा कहां से किया था? फ्रॉम वेयर डिड अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा? तो याद रखना, गोवा को कैप्चर कब किया गया था? 1510 में किया गया था भाई, ठीक है। गोवा को कैप्चर कब किया गया था? 1510 में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा को क्या कर लिया गया था? कैप्चर कर लिया गया था। और कहां से किया गया था भाई? कहां से किया गया था? विरार से किया गया था भाई, ये याद रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कहां से किया गया था भाई? बी ऑप्शन है, विरार से किया गया था। नोट कर लो, साइड में हूं भाई, बहुत अच्छे सवाल है भाई, ठीक है। सॉरी, विरार नहीं होगा भाई, ठीक है, ये बीजापुर से कब्जा किया था। हाँ भाई आप लोग सही हो गए भाई, ठीक है, बीजापुर से कैप्चर किया था। बीजापुर में युद्ध हुआ था, 1510 में एक अटैक हुआ था अल्बुकर्क का, ठीक है, बीजापुर के नवाब आदिल शाह से। याद रखना, बीजापुर के जो नवाब थे, ठीक है, बीजापुर के जो नवाब थे नाम था आदिल शाह, याद रखना है, आदिल शाह के साथ युद्ध हुआ था भाई, अल्बुकर्क का बीजापुर के नवाब आदिल शाह के साथ युद्ध हुआ था, और आदिल शाह को हराया, और 1510 में ही क्या किया गया? गोवा को कैप्चर कर लिया गया, यानी कि गोवा को कब्जे में ले लिया। किसने? पुर्तगालियों ने कब्जे में ले लिया, ठीक है। कब? तो 1510 में। और नवाब कौन था बीजापुर का? बीजापुर का नवाब कौन था भाई? आदिल शाह। बीजापुर कहां पे? कर्नाटक में था, ठीक है, कर्नाटक में था भाई, याद रखना, ठीक है ना। बीजापुर के नवाब आदिल शाह से कैप्चर किया था गोवा को। और गोवा स्वतंत्र कब हुआ भाई? तो गोवा स्वतंत्र कब हुआ? 1961 में इसको छोड़ा गया पुर्तगालियों के द्वारा, 1961 में छोड़ा गया था, ठीक है, याद रखना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे हम लोग, ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन बहुत है, ज्यादा समय भी नहीं लेंगे आपका। सीजन है भाई, फेस्टिवल का सीजन है, एंजॉय करिए भाई, फेस्टिवल को भी एंजॉय करिए, और फेस्टिवल के साथ साथ भाई प्रश्नों को भी एंजॉय करना है आपको, ठीक है, क्योंकि भले फेस्टिवल है, पढ़ाई नहीं छोड़ने देंगे भाई, इसीलिए, क्योंकि देखो मैं घर पे हूं, लेकिन आपके लिए मैंने क्लास को रिकॉर्ड करके गया कि आपका नुकसान ना हो, इसलिए पूरी मेहनत में करके आया हूं, उस मेहनत को साकार करना आपका काम होगा भाई। चलिए, तो आज के सेशन का ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कर्नाटक युद्ध हुए थे भाई, ठीक है,
कर्नाटक युद्ध हुए थे। ऐसे तो 4 कर्नाटक के युद्ध हुए थे, लेकिन फिलहाल मैंने अब एक साधारण सा प्रश्न रखा है कि कर्नाटक युद्ध हुए थे, किसके बीच हुए थे। ठीक है, ऑप्शन है अंग्रेज और डचों के बीच, अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच और अंग्रेज और मराठों के बीच। तो अभी मैंने साधारण सा प्रश्न रखा है, लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ, थर्ड कब हुआ, सारी बातें करेंगे दोस्त, बहुत डिटेल में करेंगे। सिर्फ अभी बस मैं आपको एक थीम बता दिया मैंने कि कर्नाटक युद्ध जो है ये किसके बीच हुआ था। हुए थे 4 बैटल, लेकिन किसके बीच हुआ था ये बताना है आपको। चलो बताओ भाई, अब समझा दिया, बताओ अब। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भाई कि जो कर्नाटक युद्ध हुए थे, आपको ध्यान रखना है, ये युद्ध हुए थे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। ठीक है, किसके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, यानी कि बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक युद्ध। ठीक है, ये सब प्रश्न ना मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत परीक्षा में पूछा जाता है ना, कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब और किसके बीच हुआ, है ना, ऐसे प्रश्न। तो भाई कैसे भी प्रश्न आए वो हमारी नजरों से ओझल नहीं होंगे भाई। ठीक है, आपके एग्जाम इंडिया के परिवार से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसका सिलेक्शन ना होगा, सबका सिलेक्शन होगा और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे भाई। क्लियर है सबका? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या हमारा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है, यहाँ पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हो और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर हम लोग भिजवा देंगे। सदस्य, कोई नया सदस्य चैनल पर जुड़ा है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा हमारे इस चैनल को। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि बस आप चैनल को शेयर करिए, लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। सब्सक्राइब मतलब जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जो तैयारी कर रहा हो, ठीक है, तो आप सबको इस चैनल को बताइए, चैनल के बारे में बताइए और शेयर करवाइए। ठीक है, ये आपका काम है। बाकी हमारा काम है पढ़ाना, अच्छे से अच्छा कंटेंट देना, अच्छी क्वालिटी देना, आपको एग्जाम में सेलेक्ट करवाना, ये सब काम हमारा है। आपका काम है बस शेयर करना। ठीक है, तो बताइएगा क्लास कैसी लगी, और आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल की क्लास में। फिर टाइमिंग क्या होने वाली है कल की क्लास की? सेम टाइमिंग, कितने बजे? 5 बजे। ठीक है, 5 बजे जीके की क्लास लाइव होती है। हर क्लास को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए भाई, लाइक कर दो जल्दी से अभी फटाफट। ठीक है, लाइक कर दो सेशन को। चलिए, तो ठीक बात है भाई, तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे रखते हैं खत्म, और हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में नए क्वेश्चन और नए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए इस फेस्टिवल में आप अपना और अपनों का जरूर ध्यान रखिएगा, अपने आसपास सफाई रखिएगा। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।